ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एड्स या फिर टीचिंग टेक्निक्स या फिर जिसको आजकल बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज, कि जो उपकरण और संसाधन है इनका कॉम्बिनेशन दैट हेल्प्स, जो टीचर की मदद करते हैं, जो उसका टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, मतलब शिक्षण में जो हेल्प करेंगे, जो भी टूल्स और रिसोर्सेज, उनको बोला है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अभी जैसे ये लेक्चर ले रहे हैं तो इसमें जो पेन है, ठीक है, या फिर जो राइटिंग का जो टैबलेट है जिसपे हम लिख रहे हैं, जिससे टाइप होके इसमें आ रहा है, लैपटॉप पे क्लास चल रही है, इंटरनेट, तो ये सारे क्या है? टीचिंग को सपोर्ट करने वाले टीचिंग एड्स हैं, कि शिक्षण में जो सहायता करते हैं जो भी चीजें, तो वो आ जाएंगी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। तो गोल ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स अचीवमेंट, कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो एकेडमिक या फिर जो बौद्धिक स्तर है उनका, उसमें अचीवमेंट प्राप्त करें। तो इसके लिए टीचिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, कि प्रभावी तरीके से जिसको पढ़ाया जा सके। और दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। एक तो प्राचीन पारंपरिक और एक आधुनिक, ठीक है। तो दो टाइप की जो बताई है टीचिंग टेक्निक्स, एक है ट्रेडिशनल, ठीक है, टीचिंग टेक्निक्स या फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और दूसरा आ जाएगा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ट्रेडिशनल, इसका दूसरा नाम है टीचर सेंटर्ड, यानी कि जो शिक्षक के केंद्रित होगी। और मेनली जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ये होता है लर्नर सेंटर्ड, सेंटर्ड, ठीक है, यानी कि जो शिक्षार्थी है उसके केंद्रित ये चलता है, ठीक है। तो टीचिंग टेक्निक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगी टीचिंग टेक्निक्स में? टीचर सेंटर्ड में क्या क्या आ जाएगा? जो ट्रेडिशनल है, इसमें जो टिपिकल आपने पहले देखा होगा कि टीचर आते थे क्लास में, चौक डस्टर लेके और बोर्ड पे लिखना शुरू और पढ़ा के चले जाते थे, यानी कि ये टीचर डायरेक्टिव मेथड, टीचर डायरेक्टिव मेथड, यानी कि जो शिक्षक है उसके निर्देशों के अनुसार ये क्लासरूम या फिर ये शिक्षण चलता है। और दूसरा, इसको बोलते हैं चोक एंड टोक मेथड, चोक एंड टोक मेथड, कि चौक लेके आते थे और फिर अपनी बात बोल के चले जाते थे, तो ये है चोक एंड टोक मेथड। और क्या होता था? एक वाइट बोर्ड। तो ये तीन टर्म्स जहां मिल जाती हैं, इसका मतलब वो क्या है? ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। जो आजकल जो यूज होता है वो होता है मॉडर्न, ठीक है। और इसी के हम आगे टाइप्स करेंगे। ट्रेडिशनल ये पीछे जा चुकी हैं चीजें, तो अब ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब आता है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें मेनली तीन टाइप का आपका होता है ये। एक है जो स्टूडेंट है या फिर लर्नर सेंटर्ड, जो शिक्षार्थी है उससे केंद्रित रहेगा। और फिर दूसरा, इसमें है कंटेंट फोकस्ड, जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट पढ़ाना है उसको फोकस में लेके जो स्टडी या फिर जो टीचिंग होती है उसको कंटेंट फोकस्ड। और तीसरा है इसमें, जो अभी रिसेंटली ऐड किया गया है इसमें, इंटरेक्टिव या फिर
पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स, पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स आ जाएंगी तीसरे वाले में। ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा सा और लिखना चाहो टीचिंग वाले में, तो इसमें जो टीचर है वो क्या है, एक्टिव रोल, मेन रोल प्ले करता है इसमें, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है। और जो, या फिर सक्रिय लिख सकते हो इसको, कि टीचर क्या होगा इसमें, सक्रिय, एक्टिव होगा। और जो लर्नर होगा या फिर जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे पैसिव, निष्क्रिय। तो ये इसमें दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला आता है इसमें स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंटर। तो इसमें क्या होगा, यानी कि शिक्षार्थी या फिर छात्र केंद्रित। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहली चीज तो इसमें जो टीचर सेंटर्ड मेथड में था, कि टीचर उसमें एक्टिव था, लर्नर पैसिव था। इसमें क्या हो जाएगा, जो लर्नर होगा वो आ जाएगा इसमें एक्टिव रोल में, सक्रिय। और जो टीचर होगा वो आ जाएगा पैसिव रोल में, निष्क्रिय। ठीक है। यानी कि जो टीचर है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा इस, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में ही डिस्कस करके, सेल्फ स्टडी करके अपने डाउट्स सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। या फिर जो सेल्फ स्टडी करके उस टॉपिक को समझ लेते हैं, तो वो आ जाता है लर्नर सेंटर्ड में। उसके अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं कि जो वो यूज करेंगे। ठीक है। टीचर जो सेंटर्ड सबसे पहले वाला था उसको ले सकते हो आप, एक बच्चे की जो बाल्यावस्था होती है उसमें, कि उसको जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो उसकी कम होती है बच्चे की, कि वो जल्दी से इंटरप्रेट कर पाए कि ये चीजें क्यों हो रही है। ठीक है। उनके मन में सवाल ज्यादा उठते हैं। बस वो क्लास में आया टीचर, उसकी सुन सकते हैं, तुरंत उनके मन में डाउट्स नहीं आते हैं। और जब बच्चे में सोचने और समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तो वो लीड रोल में आ जाते हैं, कि लर्नर सेंटर्ड, इसमें स्टेज में प्रवेश कर जाएंगे वो। और जब उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो वो सेल्फ स्टडी करके भी उस टॉपिक को समझ सकते हैं, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक ही क्लासरूम में जैसे दो स्टूडेंट्स हैं तो वो आपस में बातचीत करके अपने डाउट्स सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें होगी प्रॉब्लम सोल्विंग। ठीक है, कि अपनी प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें मेथड्स क्या क्या होंगे। ठीक है। तो मेथड्स क्या क्या होंगे इसमें, तरीके क्या क्या हो जाएंगे। एक तो है रोल प्ले मेथड, कि स्टूडेंट्स जब टीचर की मदद नहीं ले रहे हैं और खुद से ही सीख रहे हैं सारी चीजों को, तो वो रोल प्ले करते हैं। कि जैसे जो भी टॉपिक्स में जो भी किसी सब्जेक्ट में पात्र होंगे, तो आपस में एक दूसरे को एज्यूम करके और रोल प्ले करते हैं, और पूरी एक्टिंग वैसे करते हैं जैसे उस चैप्टर में वो कहानी को दर्शाया गया है। तो इसको बोलते हैं रोल प्ले मेथड, या फिर पात्र अभिनय विधि। फिर दूसरा है इसमें, कि कोई भी एक, जैसे स्कूल स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में जैसे पीएचडी वाले मेनली होते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देना, ठीक है, किसके ऊपर आपको अपना लिखना है सोच समझ के, तो वो उसमें स्टूडेंट का ही मेन रोल रहेगा उसमें, टीचर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए उसको प्रोजेक्ट वर्क भी किस में आ जाएगा, लर्नर सेंटर्ड। फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर जो डिबेट होती है, उसमें वो किसी टीचर की मदद नहीं लेते हैं। तो आपस में ही जो भी डिस्कस जो भी डाउट्स आए, तो वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, समूह चर्चा करके
एक दूसरे के डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये भी किस में आ जाएगा, लर्नर सेंटर्ड। फिर इंक्वायरी मेथड, एक ये आ जाएगा इसमें, कि एक दूसरे से इंक्वायरी करते हैं, कोई डाउट आ जाए तो एक दूसरे से पूछताछ। ठीक है, पूछताछ विधि। और फिर एक आता है इसमें कोऑपरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, सहयोगात्मक, सहयोगात्मक प्रक्रिया, कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, कि जिसको जो टॉपिक आता है, अगर वो जिस जो उस टॉपिक में कमजोर है तो उसकी मदद करता है, कोऑपरेट करता है उसको सिखाने में। ठीक, तो ये आ जाएंगे लर्नर सेंटर्ड्स में, आपके मेन मेन 5 मेथड्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कंटेंट फोकस्ड, कंटेंट फोकस्ड यानी कि विषय वस्तु आधारित, कि जो भी टॉपिक या फिर जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, तो उसमें उसको फोकस में लेके जो स्टडी होती है वो आ जाएगी कंटेंट फोकस्ड टीचिंग टेक्निक में। तो इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट और जो टीचर हैं उनके बीच में कोलेबरेशन हो जाएगी इसमें, कि वो एक सामूहिक निर्णय पे पहुंचेंगे कि ये कंटेंट पढ़ाना है या फिर इतना कंटेंट ये पढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मैटर करेगा, एक तो कंटेंट की स्ट्रक्चर, कि कंटेंट का ढांचा कैसा है। ठीक है, और दूसरा उसकी क्वांटिटी, कि कंटेंट की मात्रा कितनी है, कितना कंटेंट उस चीज के लिए सफिशियंट है। फिर कितना डेप्थ में वो कंटेंट, कितना गहराई में, तो कितनी गहराई से वो इंफॉर्मेशन है, कितनी गहराई में वो टॉपिक है, तो उसको डेप्थ भी उस कंटेंट की आ जाएगी। और फिर लास्ट आता है इसमें सोर्स, कि वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो कंटेंट है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है उसका, कहाँ से वो डाटा या फिर कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कंटेंट फोकस्ड टीचिंग टेक्निक। फिर लास्ट आता है आपका इसमें इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव, इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, सहभागी, कि एक दूसरे से कोलेब्रेशन से, कि क्या होगा इसमें, स्टूडेंट्स का आपस में टीचर के साथ क्या होगा, कोलेब्रेशन, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से जो टीचिंग होगी तो उसको बोलेंगे इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेट, कि जिसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, फिर जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें से नए विचार निकल के आएंगे, तो उसको बोला है क्रिटिकल थिंकिंग, कि उसके बारे में चर्चा होगी फिर, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, कि उसके बारे में फिर बुद्धि लगाएंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। तो आपस में जो वो इंटरेक्ट करेंगे तो इस तरह के डाउट्स, इस तरह की आलोचना उसमें सामने आती है। और जब आलोचना करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें मेथड्स क्या क्या आ जाएंगे, तरीके कौन से आ जाएंगे, जिसमें इंटरेक्शन या फिर पार्टिसिपेशन। एक इसमें आता बज सेशन। ठीक, बज सेशन का मतलब क्या है, कि आपने टीवी पे या फिर कहीं पे देखा हो आपने, तो सवाल किया जाता है कि दो दो पेयर के, आपको 4 ग्रुप बिठा दिए हैं, कि दो दो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, और फिर एक सवाल किया जाता है, कि जिसको वो सवाल पहले आता है वो बजर या फिर जो बज बटन है वो दबा दे, फिर उससे वो सवाल पूछा जाता है।
ठीक है। तो वो क्या होता है, बज सेशन। फिर दूसरा है इसमें थिंक, पेयर एंड शेयर, कि पहले सोचना, फिर जोड़ा बनाना, कि कोई किसी को साथ में लेना अपने ग्रुप में, फिर उसके साथ वो जो अपना विचार सोचा गया है उसको शेयर करना। अब एक एक करके इन टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला है इसमें माइंड कंसेप्ट मैप। ये मॉडर्न की है, सारी मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की सारे टाइप्स हैं ये। ठीक है। जो ट्रेडिशनल है उसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे, उतने उतना सफिशियंट है उसके लिए। तो इसमें आ जाता है पहला माइंड या फिर कंसेप्ट मैप, कि आपने इसमें क्या करना है कि कोई भी चीज आप पढ़ते हो या फिर कोई भी स्टोरी टैगलाइन पढ़ते हो आप, तो वो विजुअल्स आप इमेजिन करते हो उसमें। ठीक है, कि ऐसा ऐसा आप सोचते हो कि ऐसा ऐसा रियलिटी में चल रहा है, पूरा एक सिस्टम बना के। ठीक है। तो वो आ जाता है इसमें माइंड कंसेप्ट मैप, कि विजुअल डायग्राम दैट ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन इनटू ए हियरार्की, कि जो एक क्रम है उसमें उसको व्यवस्थित कर देता है। तो इट इज ऑफन क्रिएटेड अराउंड ए सिंगल कंसेप्ट, किसी एक सिंगल कंसेप्ट की ही एक बना सकते हैं पिक्चर, विजुअल डायग्राम, मल्टीपल का नहीं बना सकते। ठीक है। विद एसोसिएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज सच एज इमेज, या तो कोई इमेज ध्यान में आती है या कोई शब्द ध्यान में आते हैं या फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एडिट। ठीक है। तो ये आ जाता है आपका माइंड कंसेप्ट मैप, कि जिसमें आप मन में किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी इंफॉर्मेशन के प्रति जो भी आप अवधारणा बना लेते हैं, जो भी एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, उसको बोला है माइंड और कंसेप्ट मैप। फिर दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, कि कोई भी, जैसे किसी को टास्क दे दें कि आपको एक सवाल के 10 जवाब निकालने, अलग अलग तरीके से। ठीक है। या फिर कोई भी एक टॉपिक दे दिया, उस पे 10 अलग अलग तरीके से आइडियाज लगाने हैं। ठीक। उसको एक टास्क दिया गया, एक प्रॉब्लम दी गई उसको। ठीक। तो अब वो अपना ब्रेन, अपना जो दिमाग है उसको दौड़ाएगा, और जो प्रॉब्लम दी गई है उसको उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो इज ए ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ये, कि कोई प्रॉब्लम दी गई है और उसका सॉल्यूशन अब नए आइडिया जनरेट करके निकालना है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन। इट कैन बी डन इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप। अकेले भी कर सकते हैं, कि किसी एक आदमी को भी काम दिया जा सकता है, और एक पूरे ग्रुप को भी, कि आप सबको मिलके ये काम पूरा करना है। तो ये आ जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर इसके बाद है थिंक, पेयर एंड शेयर। मान लिया क्लास में एक बच्चे को कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो पहले उसके बारे में पढ़ेगा, उसके बारे में सोचेगा। जब उसको क्लियर नहीं होगा, फिर वो पेयर बनाएगा, किसी और को, अपने दोस्त को साथ में लेगा। ठीक है। अब वो पेयर बना लिया उसने, फिर उसके साथ जो भी उसको प्रॉब्लम आई है या फिर जो भी उसको नया आइडिया आया है, वो उसके साथ शेयर करेगा। कि थिंक पेयर शेयर इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी, जिसमें कोऑपरेशन चाहिए दूसरे का। ठीक है। आप दूसरे को ऐड तो कर लें लेकिन वो इंटरेस्ट ना ले, पेयर तो बना लिया लेकिन वो इंटरेस्ट ना ले उसमें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी है ये, इन विच द इंस्ट्रक्टर पोज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया जाता है, और स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंक टू देमसेल्फ, और स्टूडेंट जो है वो पहले खुद सोचते हैं उसके बारे में, और डिस्कस देयर रिस्पॉन्स विद ए पर्सन सिटिंग नियर देम। और फिर जो खुद विचार करके, फिर जो उनके पास में बैठा है उसके साथ पेयर बना के, फिर जो उसने सोचा है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये थिंक, पेयर एंड शेयर में। फिर इसके बाद है फिश बाउल टेक्निक। इसमें क्या होता है, कि जैसे बाउल होती है, इसमें दो सर्कल होंगे, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। इसमें क्या होगा, कि एक सर्कल, जो अंदर सर्कल है, इसमें जो बैठे लोग हैं, इसमें जो बैठे शिक्षार्थी हैं, वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे। और जो बाहर वाले सर्कल के आसपास बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, बस सुनेंगे। ठीक है। यानी कि, और ये इंटरचेंज होगा बीच बीच में, कि इनर वाले आउटर सर्कल में भी जा सकते हैं बीच बीच में, और आउटर वाले इनर में भी, मतलब फ्लिप होते हैं, कि पहले इनर वाले बोलेंगे, आउटर वाले सुनेंगे, फिर आउटर वाले इनर सर्कल पे आ जाएंगे, और इनर वाले आउटर सर्कल पे आ जाएंगे।
और फिर जब आउटर वाले इनर सर्कल पे आ जाएंगे, तो अब जो ये अंदर आ गए हैं तो उसमें वो बोलेंगे, और जो बाहर चले गए हैं वो सुनेंगे। मतलब इसमें मेन क्या है कि इनर सर्कल वाला बोलता है, डिस्कस करेगा, और जो आउटर सर्कल है ये लिसनिंग का काम होता है, इनका सुनने का काम होता है। ठीक है। तो इन ए फिश बाउल डिस्कशन स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू इनर एंड आउटर सर्कल। इनर सर्कल में क्या होगा, स्टूडेंट्स हैव ए डिस्कशन, आपस में बातचीत करेंगे वो, और स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल में क्या होगा, लिसन टू द डिस्कशन एंड टेक नोट्स, और नोट्स बनाएंगे इन अंदर वाले सर्कल की बात सुन सुन के। और जब एक बोलने का भी काम हो रहा है, इसमें सुनने का भी काम हो रहा है, तो ये क्या है, दिस टेक्निक इज गुड फॉर डेवलपिंग गुड लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल, कि बोलने का भी स्किल का अभ्यास हो जाता है इसमें, और सुनने का भी। तो ये है फिश बाउल टेक्निक। इसके बाद है बज ग्रुप मेथड। बज ग्रुप मेथड में एक तो तरीका आपको बता दिया कि दो तीन का पेयर बना रखा है और एक बजर उनको दे रखा है, उनसे सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आता होगा वो बजर दबा देंगे। और दूसरा क्या है इसमें समझने के लिए, कि जैसे दो तीन लोग बैठे हों, वो आराम आराम से बात कर रहे हो, तो उनकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी, बस उनकी बजिंग की भिन भिन की आवाज ऐसे सुनाई देगी कि कोई बोल रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, बस ग्रुप डिस्कशन। स्मॉल ग्रुप ऑफ 2 to 3 participants discuss a specific question. Or since the small group produces a buzzing sound while discussing, this method is called as buzz group. ठीक है। इसके बाद है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन यानी कि क्लासरूम को एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण बना देना उसमें, कि बच्चे खेल खेल के सीख जाए सब कुछ। ठीक है। कि जो भी एक्टिविटी देनी है वो खेल में उसको इस तरह से बांट दिया कि खेलते खेलते बच्चे सीख जाएं। कि गेमिफिकेशन इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड रेगुलर एक्टिविटीज इनटू ए गेम, कि वो गेम में बदल जाए। और इस गेम के जरिए क्या क्या सीखा जा सकता है, फैक्ट्स, ट्रिविया यानी कि जो जनरल नॉलेज है, और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। कि एक ग्रुप में, कि किसी को जैसे मान लिया हिस्ट्री का कुछ टॉपिक याद करना है, उसमें डेट्स देनी है, तो किसी बच्चे को किसी एक डेट पे बोल दिया कि आप इस डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा बच्चा उस डेट को, और वो आपस में फिर एक गेम प्लान करें उसकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। तो इससे जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो सबको आसानी से याद हो जाती है। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी चाहिए इसमें अब पूरी तरह से उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। कोलेबोरेशन चाहिए, सबका सहयोग चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, और प्ले, खेलना, खेल की आवश्यकता इसमें होगी। तो ये है गेमिफिकेशन। फिर अगला है इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या मतलब है, कि जो क्लासरूम का जो एक टेम्पलेट बना हुआ है उसको बिल्कुल ही फ्लिप कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। कि नॉर्मली क्या होता है कि टीचर आता है और क्लास में पढ़ा के चला जाता है, फिर अगले दिन बच्चे उस टॉपिक का डाउट पूछते हैं। लेकिन फ्लिप क्लासरूम में क्या होगा, कि बच्चे पहले से ही घर पे वो टॉपिक पढ़ के आएंगे घर से। ठीक है। और जब पढ़ के आएंगे तो बस टीचर को अब जो बुक में लिखा है वो पढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो बस उनके डाउट्स लेगा कि किस में क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम इज structured around the idea that lecture or direct instruction is not the best use of class time, कि बस आना और लेक्चर देना ये बेस्ट यूज नहीं है जो क्लास का टाइम। बस उसमें जो कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव जो आइडियाज हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव जो डाउट्स हैं, उनको डिस्कस करना, ये एक बेस्ट यूज माना है। Instead, students encounter information before class, freeing class time for activities that involve higher order thinking. So students, information before class, freeing class time for activities। जब वो घर से उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे तो क्या होगा इससे, कि जो क्लास में उनको फ्री टाइम मिलेगा अब जो डाउट्स की डिस्कशन के लिए, फिर या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए, जिससे क्या होगा, उनका जो स्किल्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, जो बौद्धिक स्तर है उनका, वो डेवलप होगा उसमें। तो ये है फ्लिप्ड क्लासरूम। फिर इसके बाद है जिग्सो स्ट्रेटेजी। जिग्सो स्ट्रेटेजी आपने
अपने कॉलेज या फिर स्कूल टाइम पे किया भी होगा। इसमें क्या है, जिक्सो का मतलब होता है आरा, कि जैसे कोई भी ब्लेड है तो ये ऐसे जो आरा टाइप में चलती है, इसके ऊपर बेल्ट होती है एक, ठीक है, तो वो होती है ये। इसमें क्या होगा कि दो ग्रुप है मान लिया, या फिर दो स्टूडेंट्स हैं, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट। इसने किसी बुक में 6 चैप्टर हैं, तो पहले तीन, 1 से 3 चैप्टर इसने याद कर लिए, और 4 से 6 इसने कर लिए। तो अब क्या करेंगे ये, कि ए इसको पहले वाले 3 चैप्टर समझा देगा, और बी वाला इसको लास्ट वाले 3 चैप्टर समझा देगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से आदान प्रदान, कि आधा आधा डिवाइड कर लिया, और जब दोनों ने आधा क्लियर कर लिया अपना, तो वो एक दूसरे के साथ फिर जो नॉलेज है उसको शेयर करेंगे। तो ये है जिग शो स्ट्रेटेजी। आस्क ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू शेयर ए स्पेसिफिक नॉलेज विद अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि ए ग्रुप का जो ज्ञान है जिस टॉपिक के बारे में, वो दूसरे टॉपिक को, दूसरे ग्रुप को देना, और जो दूसरे ग्रुप वाला वो पहले को देना, ये है जिगशो स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी ऑफर्स ए वे टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड and retain information while they develop their कोलेबरेशन स्किल। कि अब एक दूसरे पे विश्वास करके, कि ठीक है जो इसने बताया होगा पहले 3 चैप्टर के बारे में, अब बी ग्रुप जो है ए ग्रुप पे विश्वास कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोलेबरेशन की स्किल्स, कि एक दूसरे का सहयोग करने की जो स्किल्स आएंगे, जो कौशल आएगा, उसका विकास होता है। ठीक है, और इस तरह से जो उनकी आपसी समझ है, और जो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की, या फिर इन जानकारी को लंबे समय तक याद रखने की जो क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है। तो ये है जिग शो स्ट्रेटेजी। फिर लास्ट है इसमें साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या मतलब है, कि फीडबैक के माध्यम से जो भी तैयारी होगी, जो भी टीचिंग होगी, ठीक है, कि साइबरनेटिक्स मीन्स टू नेविगेट द सिस्टम टू डिजायर्ड गोल थ्रू फीडबैक। कि फीडबैक के आधार पर जो एक गोल तक पहुंचेगा टीचिंग का प्रोसेस, उसको बोला है साइबरनेटिक्स। ठीक है, फीडबैक के आधार पर कैसे, कि जैसे मान लिया अभी जो एप्लीकेशन पे पीवाईक्यू डले हुए हैं, या फिर जो मॉक टेस्ट डले हुए हैं, अब पहले इस चीज की आप लेक्चर ना देख के पहले आप उनको सोल्व करो, कि लेक्चर बाद में देखेंगे। ठीक है, या फिर लेक्चर देख लिया है एक बार लेक्चर देख लिया, फिर जो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट जो वेबसाइट पे हैं, उनको सोल्व किया। उसमें मान लिया 50 नंबर का आपका वो पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट का पेपर था, उसमें आपके आए 25 नंबर। इसमें आपको पता लग गया कि ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, आप दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा वीडियो देख के भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछोगे उसको। ठीक है, यानी कि अब जो ये फीडबैक मिला है आपको इससे, उसके बाद आप दोबारा से स्टडी करो, दोबारा सीखने की कोशिश करो, तो उसको बोला है फीडबैक। और अगर इसमें आ जाए 45 नंबर आ जाते, फिर आपको पता लग जाता कि अब मेरा टॉपिक क्लियर है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। तो ये है साइबरनेटिक्स, कि है हेयर इन द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए सिस्टम, एंड द गोल इज द सक्सेस ऑफ द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस। कि जब रिजल्ट से सक्सेस लगे, कि जो शिक्षार्थी था वो कामयाब हो गया है, ठीक है, तो तब बोलेंगे कि जो इफेक्टिव टीचिंग है वो हो गई। तो इतना ही रखते हैं आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।